यूट्यूब चैनल। तो आज ना घटना चक्र जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन मैं फिर से वापस लेके आई हूँ। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है, दस्तार बंदन कौन कहलाते थे? दस्तार बंदन कौन कहलाते थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उलेमा। उलेमा जो कि है दस्तार बंदन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में ऊंचे धार्मिक और न्यायिक पदों सल्तनत काल में ऊंचे धार्मिक और न्यायिक पदों पर बैठक व्यक्तियों को सामूहिक रूप से दस्तार बंदान कहा जाता था, क्योंकि वे सिर पर आधिकारिक रूप से पहनी जाने वाली पगड़ी धारण करते थे। नेक्स्ट है, चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सदरुद्दीन मोहम्मद औफी के द्वारा। नेक्स्ट है, चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागर में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना 1232 से 33 ईस्वी में सदरुद्दीन मोहम्मद अल औफी द्वारा की गई। इनकी पुस्तक का नाम लुबाब उल अलबाब तथा जवामी उल हिकायत थी। जवामी उल हिकायत में ही उन्होंने दिशा सूचक यंत्र के बारे में संदर्भित किया था। नेक्स्ट है, निम्न व्यक्तियों ने भारत में विभिन्न समय पर राज्य किया, उनके राज्य के सही कालक्रम का नीचे दिए गए कोड की सहायता से चयन कीजिए। शेरशाह, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, रजिया सुल्तान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 4, 3, 1 एंड 2। रजिया सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह और अकबर सारे के शासनकाल यहाँ पे दिए हुए हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दी गई कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चंदावर का युद्ध, तैमूर का आक्रमण, तालिकोटा का युद्ध और घाघरा का युद्ध। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चंदावर का युद्ध हो जाएगा 1194, तैमूर आक्रमण 1398, तालिकोटा का युद्ध 1565, घाघरा का युद्ध 1529 में। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो वो हो जाएगा चांद बीबी अवध। नेक्स्ट है, चांद बीबी अहमदनगर के तीसरे शासक हुसैन निजाम शाह प्रथम की पुत्री थी, जिनका संबंध अवध राज्य से नहीं बल्कि अहमदनगर व बीजापुर से था, जबकि बहादुर शाह का संबंध गुजरात से, रजिया सुल्तान का संबंध दिल्ली से तथा बाज बहादुर का संबंध मालवा से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। विजयनगर के कृष्णदेवराय का शासनकाल, कुतुब मीनार का निर्माण, पुर्तगालियों का भारत आक्रमण, फिरोज तुगलक की मृत्यु। इसका राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया गया ऐबक ने तथा पूर्ण किया इल्तुतमिश ने। फिरोज तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी में, पुर्तगालियों का भारत आक्रमण 1498 में तथा कृष्णदेवराय का शासनकाल 1509 से 29 ईस्वी। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण, अफगानपुर षड्यंत्र, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, तराइन का द्वितीय युद्ध। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हुई थी। अफगानपुर षड्यंत्र द्वारा उलूग खां को सुल्तान गयासुद्दीन की हत्या का दोषी माना जाता है। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया। निम्नलिखित अवतरण पर ध्यान दीजिए। अपने लगभग 30 वर्ष के व्यापक यात्री जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की। उस विशाल भूभाग को देखा जिसमें आज कोई 44 देश आते हैं और कुल मिलाकर लगभग 73,000 मील की दूरी चलकर पार की। पूर्व आधुनिक काल का संसार का सबसे बड़ा वह यात्री कौन था जिसका वर्णन ऊपर के अवतरण में है? वो हो जाएगा इब्न बतूता। नेक्स्ट है, 1271 ईस्वी में अपनी यात्रा प्रारंभ कर मार्को पोलो ने 14 वर्षों तक लगभग 24,000 मील की दूरी तय की। मंगोल शासक कुबलई खान से सहायता प्राप्त मार्को पोलो की यात्राओं में मध्य पूर्व, मध्य एशिया, चीन और मंगोलिया शामिल है। निश्चित रूप से मार्को पोलो शिखर यायावरों में से एक था, किंतु मोरक्को का इब्न बतूता भूभाग की लंबाई और विशालता की दृष्टि से मार्को पोलो से भी बड़ा घुमक्कड़ था। उसने दक्षिण अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण और पूर्वी यूरोप, मध्य पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन क्षेत्र के 44 देशों में लगभग 73,000 मील दूरी अपने 30 वर्षों के यात्री जीवन में तय की थी। नीचे दिए गए युग्मों में एक ओर प्राचीन और मध्य युग के राजाओं के नाम है और दूसरी ओर उनके विरचित ग्रंथ है।
इनमें से कौन सा युग सही सुमेलित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा महेंद्र वर्मन मत विलास प्रहसन। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में अमुक्तमाल्यद की रचना की थी। मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी। भोज ने समरांगन सूत्रधार और सोमेश्वर ने मानसोल्लास नामक ग्रंथ की रचना की थी। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? तो वो हो जाएगा खिलजी। दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के सुल्तानों ने 1206 से 1290 तक शासन किया। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया। तुगलक वंश के शासकों ने 1320 से 1412 ईस्वी तक शासन किया। सैयद वंश के शासकों ने 1414 से 1451 तथा लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन किया। इस प्रकार खिलजी वंश के शासकों ने सबसे कम समय तक शासन किया। आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी? तो वो हो जाएगा इल्तुतमिश। नेक्स्ट है आइन उल मुल्क मुल्तानी ने अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के अधीन अपनी सेवा प्रदान की। अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 ईस्वी में आइन उल मुल्क मुल्तानी को मध्य भारत भेजा, जहां उसने मालवा पर विजय प्राप्त की। वह अपने अंतिम दिनों में दक्षिण विजय में व्यस्त रहा। निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जौहर प्रथा। क्या हो जाएगा? जौहर प्रथा। राजपूतों द्वारा मुस्लिम आक्रमणकारियों से स्त्रियों की रक्षा के लिए जौहर प्रथा का प्रचलन हुआ। इसमें सभी राजपूत पुरुषों के युद्ध में मारे जाने के पश्चात किलों में सभी स्त्रियां सामूहिक रूप से चिता में कूदकर अपनी जान दे देती थी। सती प्रथा एवं बाल विवाह जैसी प्रथाएं यद्यपि राजपूतों के समय बढ़ी, तथापि ये पहले से चली आ रही थी। निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? तो वो हो जाएगा हेमचंद्र सूरी। हेमचंद्र सूरी मध्यकालीन विद्वान लेखकों में सब जैन धर्म का अनुयायी था। वह जयसिंह सिद्धराज के दरबार को सुशोभित करता था। उसी से प्रभावित होकर जयसिंह सिद्धराज ने आबू पर्वत पर एक मंडप का निर्माण करवाया था और उसमें जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां स्थापित करवाई थी, जो अनंतर एक जैन तीर्थ के नाम से जाना जाता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। प्लासी का युद्ध, कलिंग का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध और तराइन का युद्ध। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। बाकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। नवाब की सेना का नेतृत्व राजद्रोही मीर जाफर यार लतीफ तथा राय दुर्लभ ने किया था, जिनके विश्वासघात के कारण नवाब की हार हुई थी। कलिंग का युद्ध, अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे तथा 50,000 बंदी बनाए गए थे। इसी युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के बारे में अशोक के 13वें शिलालेख से विस्तृत जानकारी मिलती है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में मुगल सम्राट अकबर तथा महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया, जिसमें अकबर विजय हुआ। तराइन का युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, जिसमें गोरी की सजगता और श्रेष्ठ युद्ध प्रणाली के कारण जीत हुई थी। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अकबर, मोहम्मद तुगलक, इल्तुतमिश, शेरशाह। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। शेरशाह द्वारा निर्मित सड़कों में विशेष उल्लेखनीय सड़क लाहौर से लेकर सोनार गांव तक जाती थी, जो सबसे लंबी थी तथा सड़क ए आजम के नाम से जानी जाती थी। प्रतीक मुद्रा मोहम्मद तुगलक ने जारी की थी। आईने 10 साला पद्धति का संबंध अकबर की भूराजस्व व्यवस्था से है। चहलगामी अमीर दल का गठन इल्तुतमिश ने किया था। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही और उपानह का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है? तो वो हो जाएगा जूता। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही तथा उपानह का उल्लेख जूता के संदर्भ में मिलता है। 13वें और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था, तो वो हो जाएगा मक्का का। कृषि भारतीय जीविका का मुख्य आधार था। भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषक ही थी। उर्वर भूमि एवं सिंचाई के साधनों की व्यवस्था के कारण यहाँ उपज बहुत अधिक होती थी। देश के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न फसलें बोई जाती थी। 13-14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक गेहूं, जौ, चावल, कपास और
चना आदि की खेती करते थे, परंतु वे मक्के की खेती नहीं करते थे। इब्न बतूता के अनुसार किसान साल में 3 फसलें काटते थे। धान, गेहूं, ईख और कपास की खेती बड़े पैमाने पर होती थी। मक्का मुख्यतः पुर्तगाली लेकर आए थे। दक्षिण भारत में विभिन्न मसाले उपजाए जाते थे। मध्यकालीन भारत में महत्तर और पट्टकिल पदनाम किनके लिए प्रयुक्त होता है, तो वो हो जाएगा ग्राम मुखिया के लिए। जौनपुर नगर निम्नांकित की स्मृति में स्थापित किया गया, तो वो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। जौनपुर की स्थापना फिरोज तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां की स्मृति में की थी। सुल्तान महमूद शाह द्वितीय के शासनकाल 1394 ईस्वी में जौनपुर एक स्वतंत्र राज्य बना। इसका संस्थापक मलिक सरवर था, जिसने स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना की। मलिक सरवर महमूद शाह द्वितीय का दास था। सुल्तान ने उसे मलिक उस सर्क तथा ख्वाजा ए जहां की उपाधि प्रदान की थी। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी, तो वो हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किससे पूर्व का सिराज कहा जाता है, जौनपुर को। इब्राहिम शाह सरकी जौनपुर के सरकी वंश का सबसे महान शासक था। वह विद्या और कला का प्रेमी था। उसके शासनकाल में एक नवीन प्रकार की शैली, जिसे सरकी शैली कहते हैं, का उदय हुआ। इस शैली में साधारण प्रकार की मीनारें हटा दी गई और उनमें हिंदू प्रभाव के चिन्ह झलकने लगे। उसने स्वयं सिराजे हिंद की उपाधि धारण की। उसके समय में जौनपुर की सांस्कृतिक ख्याति चारों तरफ फैल गई और जौनपुर भारत का सिराज नाम से विख्यात हो गया। निम्न स्थानों में से किसे भारत का सिराज कहा जाता है, तो जौनपुर को। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो हुसैन शाह। जौनपुर शहर की स्थापना 14वीं शताब्दी की सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में किया था। सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जौना खां था। 1394 में मलिक सरवर ने जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना की थी। सरकी शासकों ने लगभग 85 वर्षों तक स्वतंत्रता पूर्वक शासन किया। 1479 में बलहोल लोदी ने इसके अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित कर जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया। कश्मीर का शासक, जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है, तो जैन उल आबेदीन। 1420 में अली शाह का भाई शाही खां जैन उल आबेदीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा। वह कश्मीर का सबसे महान शासक हुआ। वह धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक सहिष्णु था। उसकी धार्मिक उदारता के कारण उसकी तुलना मुगल बादशाह अकबर से की जाती है। उसने हिंदुओं पर लगने वाला जजिया कर हटा दिया। ऐसा करने वाला वह प्रथम शासक था। उसने गोहत्या को निषिद्ध कर दिया। उसके समय में महाभारत, दशावतार तथा राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद किया गया। उत्तर सोम पंडित कश्मीरी भाषा में कश्मीर का इतिहास लिखा। जैन प्रकाश और जैनाविलास नामक ग्रंथ भी इसी के समय लिखे गए। निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था, तो वो हो जाएगा जैन उल आबेदीन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन उल आबेदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता शामिल है। बुर्ज फारसी शैली बौद्ध पगोडाओं से समांतर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। सिकंदर बुतसिकन द्वारा श्रीनगर में जामा मस्जिद का निर्माण 1400 ईस्वी में करवाया गया था, जिसके बाद जैन उल आबेदीन द्वारा विस्तारित करवाया गया था। मस्जिद की विशेषताओं में बुर्ज फारसी शैली और बौद्ध पगोडाओं से समानता, ये सभी शामिल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था, तो वो हो जाएगा मुनि जिन विजय सूरी। जैन विद्वान मुनि जिन विजय सूरी अकबर के दरबार से संबंधित थे, जबकि मुनि सुंदर सूरी नाथा तथा टिल्ला भट्ट कुंभा के दरबार से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन से सुमेलित नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मलिक सरवर ख्वाजा जहां मालवा। जौनपुर सल्तनत उत्तर भारत के 1394 से 1479 ईस्वी के मध्य एक स्वतंत्र इस्लामिक राज्य था। इस सल्तनत पर सरकी राजवंश का शासन था। इसकी स्थापना 1394 ईस्वी में ख्वाजा ए जहां मलिक सरवर द्वारा की गई थी। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मध्यकालीन भारतीय राज्य और वर्तमान क्षेत्र चंपक, दुर्गर, कुलूत। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। मध्यकालीन भारतीय राज्यों में चंपक तथा कुलूत का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। दुर्गर जम्मू में स्थित था। चंपक, दुर्गर और कुलूत राजपूतों से संबंधित है।
इन तीनों राज्यों का उदय त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल राज्यों के पतन के परिणाम स्वरूप हुआ था। बहमनी राज्य की स्थापना की थी तो वो हो जाएगा अलाउद्दीन हसन ने। दक्कन में अमीरान ए शादाह के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। जफर खान नामक एक सरदार अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 ईस्वी में सिंहासनारूढ़ हुआ। बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। उसने गुलबर्गा को अपने नव संस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया। उसका नाम अहसानाबाद रखा। अपने साम्राज्य के शासन के लिए उसने इसे 4 तरफों अथवा प्रांतों में विभाजित किया। गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर प्रत्येक प्रांत एक शासक के अधीन था। गुलबर्गा का प्रांत सबसे महत्वपूर्ण था। इसमें बीजापुर भी सम्मिलित था। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो अलाउद्दीन हसन। बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1347 ईस्वी में। बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्न में कौन थी? तो वो हो जाएगा गुलबर्गा। दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो वो हो जाएगा हसन गंगू। नेक्स्ट है बहमनी राज्य स्थापित किया था तो वो हो जाएगा 14वीं शताब्दी में। सूची 1 को सूची 2 का सुमेल करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुने। आदिल शाही, कुतुब शाही, निजाम शाही, शर्की शाही। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। बीजापुर के आदिल शाही राजवंश की स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने की थी। कुतुब शाही वंश की स्थापना गोलकुंडा में कुली कुतुब शाह ने की थी। निजाम शाही वंश की स्थापना अहमदनगर में मलिक अहमद ने की थी। शर्की शाह राजवंश ने जौनपुर में शासन किया तथा इस वंश की स्थापना मलिक सरवर नामक हिजरे ने की थी। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसके धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? इब्राहिम आदिल शाह। बीजापुर का शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय एक महान विद्या प्रेमी तथा विद्या का संरक्षक था। उसकी प्रजा उसके उदार दृष्टिकोण के कारण उसे जगत गुरु की उपाधि से संबोधित करती थी। गरीबों की सहायता करने के कारण उसे अबला बाबा या निर्धनों का मित्र भी कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन किताब ए नौरस नामक पुस्तक का लेखक था? तो वो हो जाएगा इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय बीजापुर सल्तनत के शासक थे। उन्होंने किताब ए नौरस नामक पुस्तक दक्कनी भाषा में लिखी थी। अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। साम्राज्य में मिलकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। शाहजहां ने छलबल से अहमदनगर पर अधिकार किया तथा निजाम शाही सुल्तान हुसैन निजाम शाह को बंदी बनाकर ग्वालियर के लिए भेज दिया गया। ध्यातव्य है कि 1632 ईस्वी में शाहजहां ने महाबत खां के नेतृत्व में दौलताबाद दुर्ग को जीतने के लिए एक सेना भेजी तथा अहमदनगर के वजीर फतेह खां को 10,50,000 रुपये घूस देकर दौलताबाद दुर्ग प्राप्त कर लिया। वह युग जो सही सुमेलित नहीं है उसको इंगित करना है। यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर। यूसुफ आदिल शाह बीजापुर का शासक था न कि अहमदनगर का, जबकि बाज बहादुर मालवा का, कुतुब शाह गोलकुंडा का एवं सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात का शासक था। गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो हैदराबाद। क्या कहा जाता है? हैदराबाद। दक्षिण भारत में हैदराबाद से 7 मील पश्चिम में बहमनी वंश की राजधानी गोलकुंडा के विस्तृत खंडहर फैले हुए हैं। यह देवगिरी के यादवों तथा वारंगल के काकतीय नरेशों के अधिकार में भी रहा था। मुगल काल में औरंगजेब ने गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश का अंत करके उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। उस युग में यह हीरो के लिए प्रसिद्ध था। तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।